डॉक्टर आबिद सैफी और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण ठीक है टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, भारत की भौगोलिक विशेषताएं। पेपर सेकंड का पार्ट है। जनरली इसको ज्योग्राफिकल सेटिंग में रखा गया है और ज्योग्राफिकल एक्सटेंट एंड फ्रंटियर्स में इसको शामिल किया गया है। ये अपने आप में टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो एक टॉपिक है ये भारत की बहुत सारी विशेषताओं के बारे में बात करता है, भारत की स्थिति के बारे में बात करता है, भारत के नामकरण नोमेनक्लेचर के बारे में बात करता है, भारत के पड़ोसियों के बारे में बात करता है। ठीक है, भारत के जो पड़ोसी हैं उनसे बनने वाली जो सीमाएं हैं उनके बारे में बात करता है, सीमाओं के बीच में जो फ्रंटियर्स हैं, ठीक है, सीमांत हैं, उनके बारे में ये बात करता है। इसके अलावा जो भारतीय तटीय सीमा है उसकी रेखाओं के बारे में बात करता है, और इसके अलावा जो भारतीय राज्य हैं उन राज्यों के बीच में जो संबंध है, जो उनका लोकेशन है, उसके बारे में बात करता है। भारतीय, ठीक है, भारत की भारतीय राज्य आपस में किस तरह का एक, ठीक है, ज्योग्राफिकल पैटर्न क्रिएट करते हैं, कौन कौन सी मेजर लैंडफॉर्म्स किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस बात की बात करता है। और भारत में बहुत सारी ऐसी चीजें डिस्कस करता है जो वाकई जानने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बेसिकली जो आपके एग्जाम में आते हैं वो मैप बेस्ड, लोकेशन बेस्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसकी एक पीडीएफ मैंने शायद सभी को भेज दी थी और आई होप सो सभी को पीडीएफ मिल गई है। क्या सभी को मिल गई है? किरण, नितिन, अमन? यस सर। वो पीडीएफ आपको मिल गई होगी। वो पीडीएफ क्या है, पूरा एकदम मैथ्स और ऑप्शनल के फॉर्म में मैंने वो दी है, जिसके अंदर मैथ्स का मैंने जिक्र नहीं किया है, मैथ्स मैंने इसमें नहीं रखे हैं। ठीक है, जो अगला जो पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है, अगले टॉपिक का जो पीडीएफ होगा उसमें आपको मैथ्स दिखाई देंगे, लेकिन इसमें मैक्सिमम मैथ्स इसलिए नहीं रखे गए थे क्योंकि इसको हम क्लास में कवर करेंगे। कहाँ कवर करेंगे? क्लास में कवर करेंगे। सो वन बाय वन आई विल टेल यू। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि भारत के, बोर्ड अभी काफी चिपचिपा है, धीरे धीरे ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस पे जो मार्कर है बहुत टाइट चल रहा है अभी, मार्कर थोड़ा टाइट चल रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा स्मूथ बनाना पड़ेगा। हाँ, बोलते चलो फटाफट कि भाई संवैधानिक नाम कौन कौन से है, मुझे पूछ। इंडिया डैट इज भारत। ठीक है, और बताते चलो। इतने ही है बस, ये और भी हैं? हाँ, जल्दी से बताओ फटाफट भाई। फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट। एक नाम बताया, इंडिया। ठीक, ये संवैधानिक नाम है। ठीक यस है, सर। इंडिया विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया आर्टिकल फर्स्ट कहता है इंडिया विल बी यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा। ये एक संवैधानिक नाम है। क्या है ये? संवैधानिक नाम है। इसके अलावा आप देखेंगे कि भारत क्या है, भारत, भारत भी क्या है, एक संवैधानिक नाम है। अब ये नाम क्या है? ये नाम 1947 में या 1947 के बाद क्या किए गए हैं, रिकॉग्नाइज किए गए हैं पूरे विश्व में। ठीक है, पूरे विश्व को बताया अपने संविधान के द्वारा कि भारत के ऑफिशियल दो नाम है। कैसे नाम है ये? ऑफिशियल, ये भारत के संवैधानिक नाम है, राज्य के नाम है जो पूरी दुनिया में चर्चित है, और संविधान ने इन दो नामों को चर्चा दिया है। लेकिन इतिहास की नजर से देखें तो भारत अतीत में बहुत सारे नामों से और जाना जाता था। अतीत में बहुत सारे नामों से और जाना जाता था, जैसे कि एक नाम मैं बता रहा हूं आपको, आर्यव्रत। क्या? आर्यव्रता, नाम सुना है आर्यव्रता? ठीक है, गिवन बाय आर्यंस। किसने दिया था ये? आर्यंस। आप जानते हैं आर्यन एक लैंग्वेज को शो करता है, किसको शो करता है? लैंग्वेज। वैदिक लिटरेचर, जब अपने वैदिक साहित्य पढ़ा होगा तो भारत में खैबर दर्रे से, ठीक है, बहुत सारे मिडल, ये कह सकते हैं एशिया के मध्य भाग से बहुत बड़ी तादाद में सेमी नोमेडिक आर्यंस यहाँ पर आए थे। ठीक है, उन्होंने ही इस पर्टिकुलर एरिया को आर्यव्रत कहा। इसके अलावा बहुत सारे नाम और हैं, जैसे कि रीवा है। ठीक है, ये लोकल ट्राइब के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा हिंदुस्तान। क्या सुना होगा? हिंदुस्तान बाय, ठीक है, अरबिक। ये किसने दिया था? अरबिक, अरबों के द्वारा दिया गया नाम है ये। इसका मतलब है, अगर जनरली आप देखेंगे सिंधु नदी, तो सिंधु नदी के पार का जो रेजिडेंस एरिया है, ठीक है, जो रिहाइश एरिया है, जो जोग्राफिकल एंटिटी है, जो भौगोलिक प्रदेश है, वहां रहने वाले लोगों को क्या कहा गया? हिंदुस्तान कहा गया। ठीक,
तो जनरली क्या कहेगा, हिंद या सिंध या इंडस के पार के जो लोग हैं जो निवास कर रहे हैं वहां पर, उस पर्टिकुलर एरिया को इन्होंने हिंदुस्तान कहा। ठीक है, और ये बड़ा पॉपुलर था, ये बड़ा पॉपुलर था इवन। ठीक है, आप देखेंगे 1724 से, और ये आज भी ठीक है काफी पॉपुलर है। मैं 2024 से लिख देता हूँ, ये बड़ा पॉपुलर है। ये 2724 एडी से लेके 2024 एडी के बीच में आज भी ये नाम पॉपुलर है, बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसका एक आता है इंडिका, क्या आता है इंडिका, इंडिका से इंडिया बना है। क्या बना है, इंडिया, इंडिका से इंडिया बना है। तो अगर आपने कभी मेगन स्पीच की बुक पढ़ी होगी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात है, तो उसने इस वाले पर्टिकुलर एरिया को, इस वाले पर्टिकुलर एरिया को, ठीक है, इंडिका कहा। ठीक है, कि भाई इंडिया पर्टिकुलर वहां के रहने वाले जो लोग हैं वो इस तरह से। और फिर ये जो नाम आप देख रहे हैं इंडिया, इट्स पॉपुलर बाय यूरोपियंस। इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है ब्रिटिशर्स को। ठीक, क्या जाता है, ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स को सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से ब्रिटेन के रहने वाले या ब्रिटिश कंपनी ने, ठीक है, इस नाम को ऑल ओवर वर्ल्ड में पॉपुलर कराया था। सो फिलहाल अभी देखेंगे भारत में, तो ये दो नाम काफी आपको चर्चा में दिखाई देंगे। ठीक है, भारत एंड इंडिया। और जब देश आजाद हुआ, बहुत सारे नामों पर चर्चा रखी गई थी, कौन सा नाम रखा जाना चाहिए, कौन सा नाम रखा नहीं जाना चाहिए। तो काफी लंबी चर्चा के बाद ये समझ में आया कि दीज टू नेम आर पॉपुलर देन, दीज टू नेम्स आर मच पॉपुलर देन अदर नेम्स। तो हमने यहाँ डिसाइड कर लिया कि ये नाम हमारे साथ चलने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे नाम और हैं जो दुनिया में कह सकते हैं कि दूसरे देशों के अलावा हमें बुलाया जाता था। ठीक है, दूसरे देशों के द्वारा हम लोगों को बुलाया जाता था, जिसमें एक नाम है चाइनीज। ठीक है, जैसे चाइना की जो चाइनीज थे वो हमें पर्टिकुलर एरिया वालों को क्या बुलाते थे, तियानजू बुलाते थे। क्या बुलाते थे, तियानजू। अगर हम चाइनीज को ध्यान से देखें तो वो भी हमें किसी नाम से पुकारा करते थे जिसका नाम था तियानजू। ठीक है, एक और था, बाइबल के कुछ सोर्स के अनुसार, ठीक है, हमें होडू कहा गया है। क्या कहा गया है, होडू। इसको जनरली ऐसे लिख देते हैं, HODU, होडू। तो दीज आर द मच पॉपुलर नेम। इसके अलावा भी आप कोई नाम जानते हो तो मुझे बताना। ठीक है, तो दुनिया में इतने सारे नामों से हम लोग जाने जाते थे, और हर देश का इतिहास होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से देखेंगे, जिसे आप जापान कहते हैं, कि क्या है, नाम सुना है जापान का, सभी बोलेंगे, हेलो, यस सर। यस। अभी फिलहाल जापान को जापानी कहा जाता है, लेकिन अतीत में इसको निप्पो कहा जाता था। क्या कहा जाता था, निप्पो। अगर ओ, आपने नाम सुना होगा, श्रीलंका का नाम सुना होगा, नाम यस सुना है सर। श्रीलंका। अभी हाल ही में सीरीज चल रही है इंडिया की क्रिकेट की। ठीक है, इसे साइलोन कहते हैं, साइलोन। क्या कहते हैं, साइलोन। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉपुलर नेम हैं, ठीक है, जिनको कहा जाता था। जैसे आपने नाम सुना होगा रोडेशिया, रोडेशिया का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, अफ्रीका में। ठीक है, तो उनको कुछ अलग नाम से जाना जाता था, जिम्बाब्वे टाइप के देश उसमें शामिल हो जाते थे। तो ऐसे दीज आर नंबर ऑफ कंट्रीज जो अतीत में अपने डिफरेंट नेम्स के साथ जाने जाते थे। ऐसे ही हमने भी एक काफी जो कहते हैं ऐतिहासिक रूप से काफी लंबी यात्रा करी है अपने नामों को लेकर। और आज फिलहाल हमारे पास ये दो नाम है, इंडिया एंड भारत। ठीक है, बात समझ में आ गई है, इसे नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो, मिटा दें इसको। सर, ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन नेम हो गए। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से हमने देखा कि कितने सारे नाम हुए और कितना लंबा सफर तय करके हम सामने आए हैं। करते हैं पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, एरिया। किस पे बात करते हैं, एरिया। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। ऐसा कहा जाता है कि हम पूरे विश्व का 2.4% एरिया कवर करते हैं। कितना कवर करते हैं, 2.4%। ये 2.4% करीब करीब बताता है कि भारत का इतना प्रतिशत, ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। कितना है, हम विश्व का कितना एरिया कवर करते हैं अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, 2.4%। जो करीब करीब कितना बनता है, 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसे हम कहते हैं टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। क्या कहते हैं, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। बहुत बड़ा है। दरअसल एक डेटा आपने पढ़ा होगा, बहुत बार आता है सामने, कि भारत का एरिया इतना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। आई एम राइट और नॉट, ठीक है, इतना है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं एरिया के हिसाब से, तो इसको ध्यान से देखना, जो भारत का एरिया है वो कैसे कवर करता है, कितना परसेंट है। और ये जो है टोटल टीजीए है, कितना है, टीजीए। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये टीजीए है, एक होता है टीआरए। क्या होता है, टीआरए होता है, जिसे कहते हैं टोटल रिपोर्टेड एरिया। ठीक है, ये करीब करीब बताया जाता है कि ये इतना है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है, 3.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है।
अब इस हिसाब से देखा जाए तो भारत में अगर इसके हिसाब से टीजीए है तो इतना ये टीआरए है, तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि जो डिस्प्यूटेड है, आप देखोगे कि हमारा बहुत सारे देशों के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, जिसके अंदर आप देखेंगे चाइना है, सर्वोपरि चाइना में है, फिर पाकिस्तान में है, फिर बांग्लादेश में है, और फिर कहां पर है? नेपाल में है। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये जो पर्टिकुलर एरिया हम देख रहे हैं 2.4%, इसके हिसाब से हमें पता चलता है कि भारत जो है विश्व का 7th लार्जेस्ट देश है। कितना है? 7th लार्जेस्ट देश है। इससे पहले जो देश समझ में आते हैं वो आते हैं हमारे पास, रशिया है, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही सभी को? यस सर। यूएसए है, ब्राजील है, ओजी, ओजी का मतलब होता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और फिर आता है इंडिया, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, दीज आर द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, दुनिया की 7वां बड़ा देश है भारत। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो पता चलता है इस वाले पर्टिकुलर फील्ड में रशिया, अगर ध्यान से देखेंगे रशिया किस महाद्वीप का पार्ट है? रशिया किस महाद्वीप का पार्ट है? ठीक है, यूरेशिया। एशिया। ग्रेट। चाइना किस महाद्वीप का पार्ट है? एशिया। और इंडिया किस महाद्वीप का पार्ट है? एशिया। तो अगर तीनों को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि एशिया महाद्वीप में भारत कौन से स्थान पर है? 3rd स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। रशिया, चाइना, इंडिया। ठीक, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये पता चलता है कि रशिया वो एग्जैक्टली नॉर्थ पे है, बिल्कुल नॉर्थ पे चला जाता है, नॉर्थ एशिया के आसपास नजर आता है। चाइना ईस्ट में नजर आता है और भारत साउथ में नजर आता है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, इस चीज को आपको समझना है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो साउथ एशिया में है। कहाँ है? साउथ एशिया में है। ठीक, इस चीज से हमें समझ में आता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है उसके आधार पर कितना परसेंट कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। अगर हम नियर बाय के सारे देश देखें, अपने पड़ोसी देश जितने भी हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, उससे कई मल्टीपल, कई टाइम, 4 से 5 मल्टीपल टाइम्स के आधार पर के देख सकते हैं कि वो ज्यादा क्षेत्रफल रखता है। और अगर ध्यान से देखें पॉपुलेशन के हिसाब से तो कुछ यूनिकनेस नजर आती है हमें इसमें सारे के सारे। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आनी चीजें? ठीक है। सर अगर हम सर इसमें मेरी अगर इसमें हम पॉपुलेशन को ऐड कर लें, आवाज आ रही है मेरी? सर 1 मिनट बच्चों से बोल दीजिए ना, म्यूट कर लिया करे। वो लोग के अपना माइक चालू रखते हैं तो उसकी वजह से आपका मतलब ये पूरा फेस ही हट जाता है सामने से। बच्चों, पीछे की आवाज आप ठीक है, वो कर लो, आप फटाफट म्यूट कर लो अपना माइक। अपना माइक म्यूट कर लीजिए। कर लिया सभी ने म्यूट? यस सर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि एरिया वाइज अगर देखें तो एरिया को तो समझ में आता है कि हमारा इतना एरिया है कि भाई 2.4% है वर्ल्ड का, जो कि इतना बैठता है, जिसे हम जनरली टीजीए कहते हैं। ठीक है, लेकिन इतना एग्जैक्ट वैल्यू हमारे सामने निकल कर आता है। लेकिन एक और है जिसके कहते हैं टीआरए, टोटल रिपोर्टेड एरिया कितना है? 3.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि डिस्प्यूट्स हैं किसके साथ? चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ। एरिया के हिसाब से देखिए दुनिया का 7वां बड़ा देश नजर आता है, जिसमें रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का स्थान आता है। यानी कि वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म। ठीक है, अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो पता चलता है कि एशिया में हमारा तीसरा स्थान है। एशिया में हमारा तीसरा स्थान है। तो इसी चीज को कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो टोटल 2.4% जो जोग्राफिकल एरिया है, अगर हम इसको दूसरे तरह से पढ़ना शुरू करें इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, किसमें? इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, तो हमें समझ में आता है कि भारत करीब करीब, ठीक है, इतना प्रतिशत पॉपुलेशन शेयर करता है। कितना करता है? 17.50। और ये डेटा आपका नहीं है, ये डेटा है 2011 का। फिलहाल अगर आपकी नजर से देखें तो मुझे लगता है कि 18% हम क्रॉस कर चुके हैं। कितना? 18% क्रॉस कर चुके हैं 2024 में। तो अगर भारत पूरे विश्व का 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया शेयर करता है, तो भारत पूरे विश्व की 18% से ज्यादा पॉपुलेशन भी शेयर करता है। अब अंदाजा लगाइए कि 2.4% का ज्योग्राफिकल एरिया पर 18% पॉपुलेशन कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है? कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है? और जबकि ये जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन का डेटा हमारे पास है, ये जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है,
जिसे हम पीडी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पीडी कहते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंप्लीटली अनइक्वल है। क्या है? अनइक्वल, असमान रूप से बिखरा हुआ है, जिसका कोई भी अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इस पे आ जाते हैं। ये जो हम रशिया देख रहे हैं, इस रशिया का जो पॉपुलेशन टोटल है वो करीब करीब 14 करोड़ का है। कितना है? 14 करोड़ के आसपास है। अगर इस चाइना को देखें तो ये करीब करीब 142 करोड़ से ज्यादा का है। कितना है? 142 करोड़ से ज्यादा का है। अगर इसको हम देखें तो ये भी 142 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन लेकर घूम रहा है। तो यानी कि एशिया में अगर आप देखें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा देश जरूर है, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है। यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है। कोई मुझे बता सकता है रशिया का पॉपुलेशन कम होने की वजह क्या है? मैं थोड़ा पानी पी लूं जल्दी। अमन, नितिन, किरण। भाई लार्जेस्ट कंट्री है, वाई यू हैव लेस पॉपुलेशन भाई? आपके पास पॉपुलेशन ज्यादा होना चाहिए था। जियोग्राफिकल। का प्रभाव है वहां पर, एक्सट्रीम क्लाइमेट है, हार्श क्लाइमेट है। ठीक है, और इस हिसाब से देखा जाए, ये बात तो मानने वाली है आपकी भाई, कि जो क्लाइमेट है उसका बड़ा असर है वहां पर। अगर आप देखेंगे अगर पश्चिमी पूरा का पूरा आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत कम समय मिलता है पूरा रशिया को जैसे कि अनकवर होने में। मैक्सिमम जो टाइम होता है, जैसे मान लीजिए एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है, उसमें से 280 दिन, 260 दिन तक तो ये करीब करीब स्नो कवर में रहता है। किसमें रहता है? स्नो कवर, यानी कि स्नोफॉल होता है वहां जबरदस्त तरीके से। तो जैसा अपन लोग के खुला माहौल है, हरे भरा जंगल मिलता है, खूब नदियां हैं सदाबहार, ठीक है, अब जो उपजाऊ मैदान है ना, सब कुछ तो आसानी से मिल ही रहा है। तो यहाँ क्लाइमेट का ज्यादा तो प्रकोप है नहीं, वहाँ प्रकोप है। साल में 365 दिन में से इतना जो टाइम होता है, ठीक है, ये बड़ा हार्श होता है, पूरा स्नो कवर से ढका होता है। अब ऐसे कंडीशन में बंदे को खाने की दिक्कत हो जाती है, तो क्लाइमेट का बड़ा प्रभाव पड़ता है। ग्रेट, और कोई दूसरा पॉइंट? सर उसकी जो लोकेशन है वो भी मायने रखती है। एग्जैक्टली भाई, फार ईस्ट रीजन पे चले जाइए आप, एक्सट्रीमली प्लेटिव प्लेटिव रीजन है, हाई कोल्ड वहाँ टेम्परेचर रहता है, हाई टेम्परेचर मतलब एक तरह से वेरी लो टेम्परेचर रहता है, कोल्ड एरिया है। साइबेरियन प्लेट पे आ जाएंगे, साइबेरियन प्लेट जो है वो एक तरह से जैसे गर्थ होता है, एक घाटी होता है, उसके रूप में हमें दिखाई देता है। खतरनाक एरिया है वो भी, ठीक है, स्लो एकदम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर है, और नदियां फ्रीज हो जाती हैं। या ये भी हो सकता है जोग्राफिकल जो उसका लोकेशन है कुछ अलग ही है, नेक्स्ट लेवल पर है। यस, और बताइए। हम्म। पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है वहां पे पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के हाँ, लिए। ये भी ठीक है, पॉलिटिकल है, देखो इसमें पॉलिटिकल ऐड कर दीजिए, इसमें सोशल रीजन ऐड कर दीजिए, ठीक है, कोई राजनीतिक कारण हो सकते हैं, भौतिक कारण तो है ही हमारे पास, ठीक है, उसमें सामाजिक कारण भी है भाई। वी हैव लेस रिसोर्सेज ड्यूरिंग द विंटर्स, क्या करेंगे? फैमिली प्लानिंग करके बड़े बड़े परिवार रख के। लैंड तो है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट अदर रिसोर्सेज? कैसे लेजिस्लेशन करोगे? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, यस, देयर इज नो डाउट। अगर आप ध्यान से देखेंगे रशिया को, तो रशिया स्टिल ए डेवलपिंग नेशन। क्या है? स्टिल ए डेवलपिंग नेशन। वेट, Russia is a still a developing nation, and on the other hand, you can see that China आप भाई अपने आप में खुद एक डेवलपिंग नेशन है भाई। और इंडिया भी ले लीजिए डेवलपिंग नेशन, ठीक है। अब बाकी इसमें आप देखेंगे कि ठीक है, कनाडा, यूएसए, ये तो विकसित देशों में कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया विकसित देशों की कैटेगरी में आता है। लेकिन एशिया के जो तीनों देश हैं, ये तीनों ही अपनी विशेषताएं लेके रखे हुए हैं। एशिया में सबसे बड़ा देश हमें नजर आता है इन टर्म ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, रशिया। और एशिया में पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश नजर आता है इंडिया। और फिर उसके बाद आता है चाइना। अब से कुछ समय पहले चाइना हुआ करता था, फिर इंडिया हुआ करता था। अगर इन सारे के सारे देशों को ध्यान से देखें और एशिया की हम बात करें कि भाई एशिया क्या है, तो पता चलता है कि एशिया पूरे विश्व का 60% की आबादी रखता है। कितना रखता है? 60% पॉपुलेशन इसके पास है। कितना परसेंट पॉपुलेशन है एशिया महाद्वीप के पास? 60% पॉपुलेशन है। ओ गॉड, समझ रहे हैं इस बात को आप? ठीक। अब आगे बढ़े।
अब आता है लोकेशन। देखो एक क्वेश्चन आता है अच्छे अच्छे को, मैंने जैसे कल भी क्लास में पूछा था भाई लोकेशन के बारे में बताइए कि भारत की स्थिति कहाँ है, तो नलायकों ने ऐसे ऐसे जवाब दिए थे कि मुझे हंसी आ गई। मैंने वाकई भाई अब तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे हम। तो अगर लोकेशन हमें देखना है तो सबसे पहले हमें लोकेशन के आधार पे पृथ्वी से हम स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे दोस्तों? पृथ्वी से स्टार्ट करेंगे। अगर जनरली हम इसको देखें तो ये वाला हिस्सा, ठीक है, कहलाता है नदर्न हेमिस्फेयर। क्या कहलाता है? नदर्न हेमिस्फेयर। ये वाला हिस्सा कहलाता है सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक। इसको एक काल्पनिक रेखा ने उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड किया है। अगर एक रेखा मैं इसको उत्तर से दक्षिण की ड्रॉ करता हूं तो अब मुझे समझ में आता है कि इधर वाला हिस्सा हमारे पास मिलता है ईस्ट वाला और इधर वाला हिस्सा मिलता है वेस्ट, यानी कि ये है पूर्वी गोलार्ध और ये है दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। ठीक। अगर हम ध्यान से देखें भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति के बारे में कहा जाता है कि भारत का जो दक्षिणी जो लैटिट्यूड है वो इतना है, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट का है। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट का है। इसका मतलब इसके आगे एन भी लगा होता है। क्या लगा होता है? अगर एन लगा हुआ है तो यहां से अगर मैं 0 डिग्री लिख दूं तो यहां तक जाते जाते मुझे पता चलता है कि ये 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ पोल, यानी कि उसके ऊपर 90 डिग्री है, नॉर्थ है, एन लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से हमें पता चलता है कि पृथ्वी पर, ठीक है, भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। किसमें है? उत्तरी गोलार्ध में है। इसके अलावा भारत का जो देशांतर का चेक किया जाता है तो पता चलता है कि वो इतना है, लेकिन वो ई के साथ है। कितना है? ई के साथ। तो इससे आपसे पता चलता है कि भारत का जो देशांतर है वो अपने साथ ई रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में स्थित है। कहां पर है? पूर्वी भाग में स्थित है। अब यही चीजें हमें समझनी है कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या होता है, और एग्जैक्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इसका सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? इसका सहारा लेते हैं। मान लीजिए आपके पास डिजिट है और आपके एग्जाम के मान लीजिए प्रीलिम या कोई भी एग्जाम है, वहां पर पूछा गया और उसने डिजिट के साथ खेल कर दिया, यहाँ पर एस लिख दिया या उसने ई रहने दिया, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि ये आपको अच्छी तरह याद है तो साथ में ये भी आपको याद करना पड़ेगा, साथ में ई है ये भी याद करना पड़ेगा। कभी कभी वो एस लगाकर डब्ल्यू भी लिख देता है, तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि इसको तो याद कर लेते हैं और हवा हवा में इसको याद नहीं कर पाते, तो ऐसे क्या क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्या हो जाता है? क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब क्या है कि इसका जो एक लोकेशन है, इसका जो एक लोकेशन है, इसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है ये हमारा लोकेशन नजर आ जाता है। क्या है? ये हमारा लोकेशन नजर आता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो पृथ्वी पर, यानी कि जो इक्वेटर हमारी रेखा है, इससे भारत करीब करीब 8 डिग्री ऊपर है। और हम अच्छी तरह जानते हैं दो लैटिट्यूड के बराबर में करीब करीब 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। तो इस मोटे मोटे अंतर को हम कह सकते हैं कि इक्वेटर से भारत करीब करीब 850 किलोमीटर ऊपर है। कितना है? 850 किलोमीटर, 850 किलोमीटर भूमध्य रेखा से ऊपर स्थित है। बात समझ में आ रही है? और ये भी चीजें देखने वाली पड़ेगी कि यहाँ से इक्वेटर यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कर्क रेखा है, वो यहाँ से सीधे इसके बीचों बीच से गुजरती है। एक सेकंड रुको। ऐसा हो गया बिल्कुल ही सफोकेशन से रूम के अंदर, बोला नहीं जा रहा था सफोकेशन में। हाँ अब ठीक है। मेरी अभी सभी को आवाज आ रही है? यस सर। जनरली ठीक है। इंडिया वाली स्थिति में, यानी कि लोकेशन वाली स्थिति में, अगर हम लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि भारत एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में स्थित हो सकता है। नॉर्थ में है, ईस्ट में है, ठीक है, वेस्ट में है या साउथ में है। जैसे अभी हमने बात करी कि भारत एशिया के साउथ में है। कहां पर है? साउथ में है। साउथ में होने की वजह से इसको जनरली हम एक नाम से और जानते हैं जिसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बात समझ में आ रही है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की? ठीक है, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। जैसे मैंने कल ही पूछा था आपसे एक डिस्कशन में कि भारतीय उपमहाद्वीप कहने का पर्पस क्या है, इसको भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो कोई मुझे बता सकता है क्यों कहा जाता है? बता दो जल्दी से फटाफट। डिफरेंट कल्चर है सर, डिफरेंट क्लाइमेट और डिफरेंट यूरोप। डाइवर्सिटी है काफी इंडिया में। हाँ ग्रेट। डाइवर्सिटी। अच्छा, इंडिया में डाइवर्सिटी है, ठीक है, इंडिया में क्या है? डाइवर्सिटी है। लेकिन इसको एक चीज को ध्यान से समझना कि भारतीय उपमहाद्वीप कहने के पीछे का जो पर्पज है वो ये है
कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, क्या है जियोलॉजिकल हिस्ट्री, और हमारा जो इतिहास है यानी कि जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं, और हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इसके अलावा हमारा जो सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी के अलावा जो हमारा कंप्लीट ज्योग्राफी है और इसके अलावा जो एनवायरमेंट है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उस जैसा सिमिलर है, या फिर पड़ोसी देशों का जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, जो उनका इतिहास है पिछले 3 से 4 हजार सालों का, उसका जो राजनीतिक स्ट्रक्चर है, जो उनका समाज है, जो उनका भूगोल है, उनका भाषा है, उनका धर्म है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से काफी समानता रखते हैं। और इन समानता रखने में भारत का जो एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि भारत इन सभी देशों में बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर इंडिया हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और इसमें रख देते हैं हम श्रीलंका। क्या रख देते हैं? श्रीलंका। आप इसमें ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर चाइना नहीं है। क्या है? यहाँ पर चाइना नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ हिस्सों में हम यहाँ पर अफगानिस्तान को भी ऐड कर सकते हैं। किसको ऐड कर सकते हैं? अफगानिस्तान। अगर इन देशों को ध्यान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं नजर आता है कि सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, भौगोलिक रूप से और भूगर्भिक इतिहास के रूप से ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से काफी समानता रखते हैं। और इन सभी देशों में आप देखेंगे भारत एक विशाल स्थिति के साथ दक्षिण एशिया में स्थित है, इसीलिए ये सारे के सारे देश इसके अगल बगल ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इन सभी का निचोड़ निकालकर हमें नजर आता है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप कहलाने के लिए बिल्कुल उचित है और उत्तम वर्ड है। बात समझ में आ रही है सभी को? तो भारतीय उपमहाद्वीप कहने के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, जल्दी से बताओ फटाफट। हाँ भाई, जल्दी से बताओ भाई। तुरंत ही बोल दिया करो। अगर मैं पूछूं कि भारत को भारतीय उपमहाद्वीप कहने के पीछे के जो पीछे की वजह है वो क्या क्या है, तो मेजर पॉइंट्स फटाफट बता दो आप। ठीक। सर वो हिमालय हिमालय का विश्व मतलब आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, देखो यहाँ भी हिमालय है, प्रभाव है हिमालय का, यहाँ भी हिमालय का प्रभाव है, ये भी हिमालय से संबंधित देश है, ये भी हिमालय से संबंधित देश है, और इस पे भी हिमालय का प्रभाव है। ठीक है, हिमालय नहीं है लेकिन प्रभाव है। यहाँ नहीं है, अफगानिस्तान में भी है। तो ये तो हाँ मानते हैं कि ये प्रॉपर है। और बताइए। भाई एक ही बच्चे ने ठेका ले लिया क्या बोलने का? हाँ जी सर। नितिन है, अमन है, तुम भी बोलो भाई, कैसे चुप चुप हो जाते हो एकदम ही। सर भारत जो है मतलब एक जो अरब सागर है फिर बंगाल की खाड़ी है उससे मतलब घिरा हुआ है, तो फिर मतलब एक अलग अलग अपना पहचान बनाता है, मतलब सांस्कृतिक राजनीतिक भौगोलिक ग्रेट। दृष्टि से। अलग पहचान बनाता है, देर इज नो डाउट। चलिए, यहाँ तो समझ में आया कि ये लोकेशन क्या था, और लोकेशन के आधार पे हमने एग्जैक्ट पता करने की कोशिश करी कि भारत वर्तमान में कहाँ कहाँ पर कैसे कैसी पोजीशंस को कवर करता है और इसके साथ कौन कौन से पॉइंट्स हैं। मेरा सीधा सवाल है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का विस्तार आप मुझे फटाफट बता दीजिए। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का विस्तार आप मुझे फटाफट बता दीजिए जल्दी से। लैटिट्यूड बताइए आप मुझे, अमन। लैटिट्यूड पता है ना किसे कहते हैं? अक्षांश। यस सर। हाँ तो बताओ, भारतीय अक्षांश। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, हालांकि तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन माफ 37 करना मैंने। डिग्री हाँ बताओ फटाफट। नॉर्थ टू साउथ सर से 37 डिग्री 6 मिनट। को बोलते नो सर। सर, हाँ बताओ। उसका बोलो भारत बोलो। का विस्तार जो है 68 डिग्री
और 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट है। तो वेस्ट टू ठीक ईस्ट है। चाहिए, मैंने नॉर्थ टू नहीं ये नहीं नॉर्थ नहीं, बता रहा था। ये लॉन्गिट्यूड। ये हाँ, वीडियो यूट्यूब लॉन्गिट्यूड हो गया मेरा भाई। को, ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी, ठीक है। सर यहाँ से कट कर देना आप थोड़ा सा, 2 मिनट। यार देखो, ठीक है, यहाँ से मैं कट कर दूंगा, क्या बात है। चलो ठीक है, डिस्कशन करो आप, फिर मुझे बताओ। हाँ, ये अच्छा, एक एक चीज बताना कि अक्षांश कैसे ड्रॉ किया जाता है। नॉर्थ टू साउथ या वेस्ट टू ईस्ट, कैसे ड्रॉ सर किया जाता है? नॉर्थ टू साउथ। वेरी गुड। आगे बोलो, अब कहाँ पर कैसे ड्रॉ किया जाता है? लॉन्गिट्यूड होता है वेस्ट टू टू ईस्ट। हाँ लैटिट्यूड। एग्जैक्टली, ठीक है। इसे कहते हैं लेट, क्या कहते हैं? लेट, ठीक है, उससे कहते हैं लॉन्ग। देशांतर को लॉन्ग कहते हैं और लेट को कहते हैं अक्षांश। ये पश्चिम से पूर्व खींची जाती है, जिस तरह से पृथ्वी घूमती है। देशांतर नॉर्थ टू साउथ ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है, ये मेजरी लाइंस है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि 37 डिग्री से 8 डिग्री 4 मिनट के बीच में, तो ये अक्षांश कहलाएंगे आप, ठीक है। और देशांतर कितना कहलाएंगे आप? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में आप क्या कहलाएंगे? ठीक है, देशांतर। देशांतर कहलाएंगे। तो ये हमें समझ में आता है कि हमारा पर्टिकुलर एरिया क्या है, ये हमारा देशांतरीय विस्तार है। लेकिन अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एक बात बताया था कि भारत का जो टीजीए है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, उसका जो एक्सट्रीमली हमारा जो लेट है वो इतना है। कितना है? इतना है, ठीक। हम्म। ठीक है, अब इसके आगे के आधार पे आप देखेंगे जो हमारा टीआरए है, टोटल रिपोर्टेड एरिया है, ठीक है, वो करीब करीब 35 के आसपास है। कितना है? 35 डिग्री के आसपास है। मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसे हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इसलिए हेडिंग हम बनाते हैं अगली वाली, फारदेस्ट पॉइंट। क्या बनाते हैं? फारदेस्ट पॉइंट, यानी कि अंतिम बिंदु। अगला टॉपिक है आपका फारदेस्ट पॉइंट। अच्छा, ये अंतिम बिंदु क्यों रखे जाते हैं, कुछ पता है आपको? अंतिम बिंदु क्यों रखे जाते हैं? नहीं पता सर। अरे सीमा निर्धारित करते हैं भाई, भारत की सीमा निर्धारित करते हैं ये, ठीक है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये वाली, और एक लाइन मैंने ये ड्रॉ करी यहां से लेके यहां तक। ये हमारा कहलाया वेस्ट, ये कहलाया हमारा नॉर्थ, ये कहलाया हमारा साउथ, और ये कहलाया हमारा ईस्ट, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना कि भारत का जो, ठीक है, पॉइंट है, नॉर्थ वाला पॉइंट, जनरली उसको इंदिरा कोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंदिरा बिल्कुल। कोल कहा जाता है, ठीक है। इंदिरा का मतलब तो लक्ष्मी होता ही है, कोल का मतलब होता है पास भी कह दीजिए, ठीक है, और अंतिम बिंदु के तौर पे भी लिख सकते हैं। और ये जनरली कहां पर मिलेगा आपको? 35 डिग्री समथिंग समथिंग पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो इंदिरा कोल है, जो हमारा टोटल 35 डिग्री लेटीट्यूड के आसपास है, ये एक्चुअल में सियाचिन ग्लेशियर के पास है। कहां पर है? सियाचिन हिम के पास है, ठीक है। और इस सियाचिन हिम का जो 2/3 पार्ट है, वो हम कवर करते हैं, ठीक है। बाय कौन सा मिशन था वो? मेघदूत मिशन, ठीक है। क्या है? मेघदूत मिशन। अब ये जो पर्टिकुलर एरिया है सियाचिन ग्लेशियर, आप इसको देखेंगे कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो है खारदुंगला। क्या है? खारदुंगला, ठीक है। और यहाँ आपको मिलेगा नुब्रा वैली, ठीक है। क्या मिलेगी? नुब्रा वैली। और जैसे कि नुब्रा वैली को जनरली हम कहते हैं कि वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों की घाटी, या फिर हम गुलाब की घाटी भी इसको कह सकते हैं। तो ये जो एरिया है, पर्टिकुलर एरिया, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर हम जनरली देखते हैं कि यहाँ पर एक तरह से है। अब इसको कैसे समझा जाएगा और कैसे नहीं समझा जाएगा, इसको ध्यान से देखना इस वाले माध्यम से।
सर यहाँ 3 बॉर्डर लगती है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक, ये तीन चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। पहला है, ठीक है, एग्जैक्ट जो पूरा मैप है, ये मैप जो आप देखेंगे, ये मैप है जम्मू एंड कश्मीर का। किसका है? जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर में अभी आप देखेंगे तीन पावर्स आपको एग्जिस्ट करती हुई दिखाई देंगी। ये जो इस पर्टिकुलर हिस्सा देख रहे हैं, ठीक है, ये चाइना ने 1962 के युद्ध के बाद कवर किया हुआ है, यानी कि इस पर आक्रमण करके इसे अपने अपने अंडर में लिया हुआ, घेरा हुआ, या कुछ भी आप एग्जैक्टली जो वर्ड ही कह सकते हैं। इस वाले पर्टिकुलर एरिया को जनरली हम कहते हैं अक्साई चिन। क्या कहते हैं? अक्साई चिन। पाकिस्तान ने कबायलों के दम पर ये वाला हिस्सा, ठीक है, हासिल किया था। ये 1948 की बात है। जनरली हम इसको क्या कहते हैं? पीओके कहते हैं। क्या कहते हैं? पीओके। इस वर्ड को दूसरे वर्डों में कहते हैं चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये वाला हिस्सा हम देखेंगे, इसे कहते हैं इंडिया आई ए के, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर। इसके टॉप ऑफ दी बॉर्डर पे आप देखेंगे जो वर्तमान में लद्दाख में है, ये सियाचिन ग्लेशियर वाला पार्ट आपको दिखाई देगा, ये वाला पार्ट। इसके टॉप ऑफ दी वर्ल्ड पे आप देखेंगे, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया था जो चाइना ने पाकिस्तान से लिया है। अब यही चीज हमें समझनी है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया आप देख रहे हैं, एक्चुअली यही है, ठीक है, ये एली यही है कराकोरम रेंज। क्या है? कराकोरम। नाम सुना है कराकोरम रेंज का? यस सर। एग्जैक्टली। अभी हाल ही में कुछ न्यूज चर्चा में थी कि ये जो पर्टिकुलर एरिया आप देख रहे हैं, यहीं से ही कराकोरम हाईवे जाता है। क्या जाता है? कराकोरम हाईवे। ठीक है, कराकोरम हाईवे बिल्कुल यहां से निकलेगा। अब ये जो आप देख रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर, जहां पर हमारा एग्जैक्टली इंदिरा कॉल पॉइंट स्थित है, जो भी सियाचिन हमारे हाथ में है, और सियाचिन का हम करीब करीब 2/3 हिस्सा कवर करते हैं बाय द मेघदूत मिशन सिंस 1984। 1984 के बाद से ये हमारे अंडर में है। गेटिंग माय पॉइंट? अब इसमें क्या है कि जो सियाचिन है, इसके बारे में एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये क्या है? लार्जेस्ट ग्लेशियर है। क्या है? लार्जेस्ट ग्लेशियर। अभी लार्जेस्ट ग्लेशियर इट मींस ये आउटसाइड द पोलर रीजन। आउटसाइड द पोलर रीजन, इसका मतलब क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है? आउटसाइड द पोलर रीजन। आउटसाइड द पोलर रीजन का इन द सेंस ये हुआ, अगर ये हमारी पृथ्वी है, अगर ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी का नॉर्थ पोल और पृथ्वी का साउथ पोल। नॉर्थ पोल पर आपको आर्कटिक दिखाई देगा। क्या देगा? आर्कटिक ओशन दिखाई देगा, जो कंप्लीटली फ्रीजिड है। और नीचे यानी कि सदर्न हिस्से में, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध के 90 डिग्री लेटीट्यूड के पास आपको, ठीक है, अंटार्कटिका दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? अंटार्कटिका, जनरली जिसको हम साउथ पोल कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो कंप्लीटली फ्रोजन कंडीशन में है, जमा हुआ है। यहीं पर है एक ग्लेशियर जिसे जनरली लैम्बर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लैम्बर्ट कहते हैं। लैम्बर्ट दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन ये पोलर क्षेत्रों में स्थित है, ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर अगर दुनिया का कोई सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो वो हम कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर है। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। तो इस चीज को आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये पर्टिकुलर एरिया कितना बड़ा रोल प्ले करता है और यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और अब देखेंगे जो सियाचिन ग्लेशियर है, इसी के नियर बाय, इसी के ही आसपास एक बहुत बड़ी चोटी है, जनरली जिसको हम कहते हैं केटू। क्या कहते हैं? केटू। कोई नाम बता सकता है केटू को दूसरा क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? गाडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। ग्रेट। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? गॉडविन ऑस्टिन। चलिए, बहुत बढ़िया, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है। अगर आप मेरे नोट्स को ध्यान से देखेंगे जो आपको इस चैप्टर के रूप में मिले हैं, उसमें मैंने लिए इस चीज को मेंशन करा है कि ये दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है। क्या है? सेकंड हाईएस्ट पीक है। और ये यही है, ये कराकोरम रेंज में ही स्थित है, इस जगह पर। इसीलिए ये एरिया और महत्वपूर्ण हो जाता है इंद्राकोल। ठीक है, इसका कारण ये कि यहाँ पर आप देखेंगे ये ट्री पॉइंट भी बना रहा है। क्या बना रहा है? ट्री पॉइंट। ट्री पॉइंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? जहां तीन देश आके मिलते हैं। ठीक है, अब ये तीन देश पाकिस्तान है, चाइना है, इंडिया है, यहाँ पर आके मिल रहे हैं। ठीक है, इस चीज को हमें याद रखना है, समझना है। और ये महत्वपूर्ण हमारे लिए इसलिए भी हो जाता है क्योंकि स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है। स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अगर हम कराकोरम रेंज को ध्यान से देखते हैं, ठीक है, अगर हम कराकोरम रेंज को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 33 हिमालय, तिब्बत हिमालय या ट्रांस हिमालय की बहुत महत्वपूर्ण रेंज है। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण रेंज है। और ये जो कराकोरम रेंज है, ये अपने आप में एक जियोपॉलिटिकली लोकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर ये हिस्सा आपके पास है तो आप देखेंगे कि मध्य एशिया,
यानी कि यहाँ से आप मध्य एशिया को आसानी से कवर कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी दूर पर ही अगर आप थोड़ा सा अगर आप एटलस लेके बैठते तो मैं थोड़ा और अच्छे से समझा पाता। ठीक है, आप अगर ये वाला पर्टिकुलर एरिया देखेंगे तो एटलस है भी आपके पास, सभी के पास। यस सर। एटलस ओपन करो और उसमें अफगानिस्तान वाला एरिया ओपन करो। मैं तब तक आपको भी ओपन करके दिखाता हूँ, वेर इज माई एटलस। हाँ, अगर हो गया हो तो देखना। दिख रहा है? ये मैप सभी को दिख रहा है? यस। यस सर। यस। यहां से आप देखना, देखो बिल्कुल जस्ट एग्जैक्टली आपको ये दिखाई देगा K2 पर आवर में। गेसरवरम फर्स्ट होगा, गेसरवरम 2 होगा, ये बहुत सारी पीक्स वगैरह आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और यही एग्जैक्ट आपको यहाँ दिखाई देगा सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर आपको एग्जैक्टली देखिए, और उससे थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे तो आपको टैरम कांगड़े मिलेगा, गैचरबरम फर्स्ट मिलेगा, गैचरबरम 2 मिलेगा, ब्रोड मिलेगा और फिर K2 मिलेगा। अब इसी सियाचिन ग्लेशियर के पास अब थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो देपसांग प्लेन मिलेगा। और इस देपसांग प्लेन के बारे में मैंने आपको बताया कि चाइना के साथ कितना बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है इस एरिया को लेकर। ठीक है, तो इस चीज को भी हमें समझना है। ठीक है, इससे और इससे थोड़ा सा आगे देखेंगे तो आपको सोडा पेन मिलेगा। अब फिर से हम इससे थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं K2 से ऊपर, तो K2 से थोड़ा ऊपर हम जाते हैं तो अफगानिस्तान नजर आता है, और अफगानिस्तान का बहुत छोटा पार्ट। कुछ सोर्सेस के आधार पर यह पता चला है कि ये करीब करीब 99 किलोमीटर का बाउंड्री है, और कुछ लोग कहते हैं करीब करीब 80 किलोमीटर का ये बाउंड्री है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसको आप देखेंगे तो ये वखान टेरिटरी है। कौन सी टेरिटरी है? वखान। क्या है ये? वखान टेरिटरी है। इस वखान टेरिटरी को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा मेरे दोस्त, यह नाइट है। यानी कि जो पामीर नोट आपने देखा होगा, नाम सुना है पामीर नोट या पामीर यस। की गांठ? ठीक है, तो जो पामीर की गांठ है वो इस वखान टेरिटरी में ही लोकेटेड है। क्या है? वखान टेरिटरी में ही लोकेटेड है। और यहां से थोड़ी सी दूर आप देखेंगे तो ताजिकिस्तान भी आपको मिलेगा। यानी कि चाइना है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, दे आर नियर बाय कंट्रीज। और ये जो वखान टेरिटरी है जो अफगानिस्तान का है, यहाँ पामीर का नोट है, पामीर की गांठ है, और यहीं से ही दुनिया के बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप देखोगे ग्रेट हिमालय निकलता हुआ नजर आएगा। यहाँ से आपको देखने पता चला काराकोरम रेंज है। उससे आगे आप जाएंगे सिंकियांग है, तानशेन है, नीचे आएंगे एक सुलेमान है, किरथर है, हिंदू कुश रेंज है। ठीक है, और हिमालय से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे अराकान योमा है। तो ऐसे काफी सारी रेंजेस यहाँ से निकलती हुई नजर आती हैं हमें अफगानिस्तान का वखान टेरिटरी से, पामीर की गांठ से। और जनरली इसी पर्टिकुलर एरिया को हम कहते हैं स्केलेटन माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहते हैं? स्केलेटन माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि यही माउंटेन रेंज आगे बढ़ती चली जाती है अल्ब्रुज के रूप में। ठीक है, और सीधा ये फिर ये आल्प तक चली जाती है, तो बहुत लंबा ये पर्टिकुलर एरिया कवर करती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये जो हिस्सा हम देख रहे हैं इंदिरा कॉल वाला, ठीक है, जो ये पॉइंट हमारा नजर आता है, ये कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर ये हमारे हाथ में है तो डेफिनेटली हम इस पूरे के पूरे पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये हमारा वॉच सेंटर है। निगरानी होती है ना जैसे पर्टिकुलर इसमें, जैसे कि हम भाई स्टैंडिंग पोजीशन पे हाईएस्ट पीक पे बैठे हैं, बस दैट्स ऑल। यहाँ हम काम करेंगे, यहाँ वॉच करेंगे कि पूरे मध्य एशिया में क्या चल रहा है। तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है एक तरह से। क्या है? स्ट्रेटेजिक लोकेशन। और जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है ना, बड़ा रोल प्ले करती है वो नीति बनाने में और युद्ध भूमि में। ठीक, चलिए, और फिर मैंने इसमें एक वर्ड ऐड करा है कि 2/3। यस, 2/3 हम कवर करते हैं, 1/3 जो है वो पाकिस्तान के अंडर में है। सियाचिन का निचला वाला भाग, टॉप वाला भाग हमारे अंडर में है। तो ये जो हम पढ़ेंगे, जब हम ज्योग्राफिकल आई मीन जब डिवीजन पढ़ेंगे हिमालय का, जब फिजिकल सेटिंग हम पढ़ेंगे और उसके अंदर हम जब हिमालय पढ़ेंगे, हिमालय ओरिजिन ऑफ हिमालय पढ़ेंगे, वहां पर हम पीक, पासेस, वैलीज और लोकेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, तब ये हिस्सा बहुत काम आने वाला है। इसलिए अभी से इसको देखना शुरू कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है किबुथु। क्या है? किबुथु। ये हमारा ईस्टर्न पॉइंट है। किबुथु के बारे में कहा जाता है ये अरुणाचल प्रदेश में है, और जनरली ये भी एक ट्री पॉइंट है। क्या है दोस्तों? एक ट्री पॉइंट है। ठीक है, और 1962 का वॉर यहीं पर हुआ था, ये भी कहा जाता है किबुथु में। डिस्प्यूटेड है। ठीक है, और ये मैंने आपको नोट्स में दे दिया है, बता दिया है नोट्स में, नोट्स के माध्यम से। ठीक है, तो किबुथु के बारे में ये है।
अगर कीपुतो का लोकेशन एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करोगे तो पता चलता है हमें। अगर ये बनाना सीख लेना फटाफट, नलाई को छोड़ना नहीं इसको, ठीक है। ठीक है, ये हमारा एग्जैक्टली ये हमारा निकलेगा अरुणाचल प्रदेश, ये निकलेगा एनजी। एनजी के बाद क्या आता है जल्दी बता दो फटाफट। मणिपुर, और फिर क्या आता है मिजो, मिजोरम। ये हमारा त्रिपुरा है, त्रिपुरा। ये हमारा एमजी है, और ये हमारा असम है, क्या है, और ये हमारा सिक्किम हो गया। यहाँ से हम देख लेते हैं ये हमारा पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, तो इस वाले पर्टिकुलर एरिया पर किबुत्सु आपको यहाँ नजर आएगा, बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेशन है और ट्री पॉइंट है, यानी कि चाइना भी यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको म्यांमार भी दिखेगा। ठीक है, ये दोनों देश और इंडिया का पॉइंट यहाँ पर ऐड कर लीजिए आप, तो ट्री पॉइंट बनाता है। तो तीनों देशों की सीमा रेखा अगर यहाँ पर नजर आती है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अब फिर से आते हैं वेस्टर्न साइड की तरफ, और वेस्टर्न साइड भी देख लेते हैं। एक बहुत फेमस वर्ड है, ठीक है, क्रीक एरिया। कौन सा एरिया है? क्रीक एरिया। ठीक, इस क्रीक एरिया में एक है ग्वार मोता। क्या है? ग्वार मोता एरिया नाम है। क्या है? ग्वार मोता। ग्वार मोता अपने आप में बहुत बड़ी लोकेशन है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ठीक है, ये हमारा नजर आता है और ये हमारा ये आ गया। तो ये हिसाब जो देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर एरिया आपको यहाँ मिलेगा और अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारण ये जो क्रीक है ना, ये वाला आपने एक नाम सुना होगा, सर क्रीक। नाम सुना है सर क्रीक? यस सर। यस। सर क्रीक को लेकर कोई डिस्प्यूट है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। 1947 को लेकर, ठीक है, ये क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ था। 1965 का जो वॉर हुआ है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, फिर दोनों में समझौता हुआ 1969 में। 1969 में दोनों एक्सेप्टेड हुए। अब ये जो पर्टिकुलर एरिया देखेंगे तो वर्तमान में जो पर्टिकुलर एरिया है ये एक वेटलैंड के रूप में भी है। किसके रूप में है? वेटलैंड के रूप में है। तो ये ग्वार माता अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये इसका कुछ हिस्सा अभी भी डिस्प्यूटेड में आता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ बात खत्म हो जाती है, चलिए कोई बात नहीं। अब आते हैं साउथ में। साउथ में आपने देखा होगा कैप कैमोरिन, नाम सुना है कैमोरिन का? नोट्स को यस ध्यान सर। से पढ़ोगे तो पता चलेगा, मैंने उसमें बताया है कि दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड द एवरग्रीन सिटी। सदाबहार नगरों में से एक है ये। मतलब आप देखेंगे ये नगर अपने आप में ही एक तरह से जन्नत दिखाई देगा। कभी आपको मन करे घूमने का, भाई आई एम गोइंग टू कन्याकुमारी। कहाँ? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में कहाँ जाओगे? कैप कॉमरिन जाना है। कहाँ जाना है? के जाना है मुझे, कन्याकुमारी। ठीक, ये अपने आप में बहुत अच्छा एरिया है, बिल्कुल दक्षिण भारत में मौजूद है, ठीक है। और ये अपने आप में, तो यहाँ तो कुछ समझाने की ज्यादा जरूरत आपको है नहीं, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि तीनों तरह का जल यहाँ पर आके मिलता है। बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर, दूसरी जगह अरेबियन सी है, तीसरी जगह आपको मिलेगा इंडियन ओशन। तीनों पर्टिकुलर जो वाटर बॉडीज हैं उनका वाटर आपको इस वाले पॉइंट पर आकर एक हो जाता है, मिल जाता है। ये छोटी सी कहानी है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ से इसको समझना है, ठीक है। इसको मिटा दें? यस सर। कुछ समझ में आया इसमें से? यस सर। ये बेसिक है यस पूरा, सर। ठीक, ये पूरा बेसिक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और रह गई अभी, उस चीज को और कवर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज का अखबार आया हुआ है, आज का अखबार है, और इस अखबार को अगर आपने पढ़ा होगा तो पता चलेगा आपको। देखो, व्हाट आर द लीगल चैलेंजेस टू ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। समझ में आ रहा है अखबार? कितने बच्चे अखबार, सब तो आई एम श्योर कि सभी लोग बच्चे अखबार पढ़ रहे होंगे, डेफिनेटली, देयर इज नो डाउट। तो ये देख ना, अखबार में है, ये चर्चा में है, ग्रेट निकोबार वाला, ये अखबारों की चर्चा में है, तो इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का अंतिम बिंदु जो है इसे कहते हैं 6 डिग्री 45 मिनट का है। कहां पर है? 6 डिग्री 45 मिनट। गेटिंग माई पॉइंट? इसको ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसका नाम पर्सन पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? पर्सन पॉइंट भी कहते हैं। तीसरा नाम है पिगमिलियन पॉइंट। कितने नाम लिखे यहां पर हमने? 3 नाम।
और ये कहां पर है, यहां पर है। अब ये जो आप ध्यान से देखेंगे ग्रेट निकोबार, क्या देखें ग्रेट निकोबार, यहां से ये क्वेश्चन बना है आपके यूपीएससी में। ये करीब करीब कहा जाता है 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर दूर यहां पर सुमात्रा है। क्या है, सुमात्रा है। सुमात्रा किस देश का पार्ट है? यस, इंडोनेशिया। जल्दी बोलो। एग्जैक्टली इंडोनेशिया। exactly, पीटी में आया है क्वेश्चन, ये लोकेशन पूछा है, ठीक है, पीटी में पूछा गया है। अब आप ध्यान से देखेंगे ये जो ग्रेट निकोबार है ये अपने आप में भी एक बायोस्फीयर है। क्या है, बायोस्फीयर है, जैव आरक्षित क्षेत्र है। क्या है, जैव आरक्षित, गेटिंग माय पॉइंट, जैव आरक्षित क्षेत्र है ये। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये इनको जनरली कहा जाता है अंडमान निकोबार आइलैंड। क्या कहा जाता है, अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। कुछ लोग इसको एमरल्ड भी कहते हैं, एमरल्ड कहते हैं, ठीक है, एमरल्ड, एमरल्ड ग्रुप भी कहते हैं इसको, ठीक है, आइलैंड का। तो हम जनरली इसको किस नाम से जानते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड। अब ये जो पर्टिकुलर पूरा अब अपना, ठीक है, आइलैंड है, इसके बारे में कहा जाता है ये 97% जो इसका एरिया है वो कवर्ड बाय फॉरेस्ट। किससे, फॉरेस्ट एरिया से कवर है, ठीक है। अब इसको फिर से इस पर आ जाता है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार क्या है कि साउथ में है। कहाँ है, साउथ में। अब ये जो हम पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट को 2004 का जो सुनामी आया था, ठीक है, जो सुनामी आया था उस सुनामी ने इस वाले पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अभी हाल ही में यहाँ पर बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन लेवल की चर्चा है। कितनी है, बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन लेवल की चर्चा आज के अखबार में दी गई है। तो इसका इकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। और जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है, फर्स्ट है, सेकंड है, वहां किस आधार पर प्रोडक्शन किया जा सकता, मतलब किस तरह, किस आधार पर कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार, जो कि एक यूटी है, अभी हाल ही में बता रहा था, इस यूटी का ऑलमोस्ट 97% जो पार्ट है वो कवर्ड बाय फॉरेस्ट एरिया। और पॉपुलेशन भी ज्यादा नहीं है, पॉपुलेशन भी ज्यादा नहीं है, करीब करीब कहा जाता है कि मोर देन 70,000 और 27,000, यानी कि 27,000 से ज्यादा की यहाँ पॉपुलेशन हमें दिखाई देती है। और ये जो पॉपुलेशन बेसिकली ट्राइबल है, मैं दूसरी पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा। इसमें आप देखेंगे ओंग है, सेंटलीज है, ग्रेट निकोबारी है, ठीक है, ग्रेट अंडमानीज है, ठीक है। तो ये जारवा है, ये बेसिकली ट्राइबल एरियाज हैं जो यहाँ पर बड़ी तादाद में रहते हैं। हम दूसरी लेवल की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ जो चीजें हमें निकल कर आई हैं कि इसके बिल्कुल दक्षिण में, ठीक है, जो ये पॉइंट हमें नजर आता है जिसको जनरली इंदिरा पॉइंट कहते हैं, पर्सन पॉइंट कहते हैं, सिग्नल पॉइंट कहते हैं, इसी के सहारे से यूपीएससी और कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, ठीक है। जैसे भी हाल ही में चर्चा आया है ना कंस्ट्रक्शन वाला, डेफिनेटली वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। नियर बाय लोकेशन का क्वेश्चन तो आ गया है, ठीक है, वो सुमात्रा को लेकर पूछा जा चुका है। तो मेरे ख्याल से 2019 का था शायद, वो 2019 का, शायद ये 2019 का था, ये 2015 का पीटी था जब पूछा गया था। अब ये भी संभावना है कि अगर अंडमान निकोबार को आप ध्यान से देखें तो थाईलैंड और म्यांमार के द्वारा अंडमान निकोबार किससे अलग होता है, कोई आइडिया है, कोई बता सकता है मुझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, यहाँ से तो हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे और ये मैप के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोको चैनल द्वारा शायद अलग होता है सर। नो नो नो, कोको चैनल से नहीं, ठीक है। कोको चैनल तो कोको आइलैंड और जो भारत का जो नॉर्थ अंडमान है, ठीक है, उसको अलग करता है। सर एक अंडमान सी क्वेश्चन। याद रखेंगे, ठीक है, अंडमान सी याद रखेंगे, थाईलैंड और म्यांमार, ठीक है, अंडमान निकोबार के बीच में अंडमान सी है, इसके थ्रू अलग होता है। और रही बात इसकी कि भाई कोको चैनल कहाँ है, कोको चैनल कोको आइलैंड और ग्रेट निकोबार मतलब नॉर्थ अंडमान के बीचों बीच स्थित है, ठीक है, उसके बीच में जाता है। तो कोको चैनल किसका पार्ट है, कोको चैनल म्यांमार का पार्ट है। अब यहाँ से टिपिकली क्वेश्चन और आया था कि भाई ये बताइए कि सबसे उत्तरी आइलैंड कौन सा है अंडमान निकोबार का, तो लैंडफॉल आइलैंड है। कौन सा है, लैंडफॉल आइलैंड। एग्जैक्टली लोकेशन को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन को मूव ऑन करना है। ये बात समझ में आ गई। तो एक क्वेश्चन बना आपका, भारत का दक्षिणी फार्देस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है, दक्षिणी यानी कि साउथ फार्देस्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, कैप कोमरीन है। और सदर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है हमारा, तो वो यहाँ पर दिखाई देगा ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 45, ये पानी में डूब चुका है सुनामी के बाद से। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। चलिए, ये चीज से क्लियर हो गई ना सभी की? यस। मिटा दें इसको, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। हाँ, यस। इसे बाकी इसका टॉपिक अभी आएगा, ठीक है, इसका टॉपिक पूरा का पूरा आएगा जिसमें हम डिटेल से सारे के सारे आइलैंड्स को डिस्कस करेंगे। खासकर उसमें लक्षद्वीप होगा और अंडमान निकोबार होगा। और अंडमान निकोबार में हाल ही में जो कुछ जो, ठीक है, रिची आइलैंड ग्रुप है, लेबरिंथ आइलैंड ग्रुप्स है, जिनके नामों को बदला गया है, कुछ आइलैंड्स के नामों को बदला गया है,
ठीक है, उनको चर्चा करेंगे। और साथ में जो लक्षद्वीप के कुछ आइलैंड जिस पर बहुत बड़े प्रोजेक्ट करने की बात की गई है, जिसमें अगाती जैसा एक आइलैंड भी मौजूद है जहां पर एयरपोर्ट बनाने की बात की जा रही है, उसका लोकेशन भी आइडेंटिफाई करेंगे। और उसमें आमनी देव, कावारत्ती, मिनीकॉय जैसे आइलैंड्स को भी हम देखेंगे कि जो आइलैंड्स हैं कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। और साथ में ओंग, सेंटिलीज, जरावा, ठीक है, और ग्रेट निकोबारी जो ट्राइब्स हैं उनका रोल क्या है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या वो लिख भी रहे हैं? हाँ, नो सर। वेरी गुड। ठीक है, ये एक बहुत अच्छे छात्रों की निशानी होती है। वो सर, नो सर लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे काफी मेरी लाइब्रेरी में है ना सब, तो मैं भी लिख पे हूँ। अच्छा, लाइब्रेरी में, वो भी ठीक है। ठीक, तो ये क्या है कि अभी हम इसको ना एक छोटा सा एक पर्टिकुलर डेमो लेके चल रहे हैं, क्योंकि भी फुल फ्लेज क्लास भी नहीं हो रही है ना, लेकिन अब धीरे धीरे क्लास के रूप में ही आप इसको आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक के आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस उसको हमें समझना है अच्छे से, कैसे कैसे को समझा जा सकता है। आपका जो क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट। कारण ये है कि ये पूरा लोकेशन बेस्ड है। क्या है? लोकेशन बेस्ड। आपको, ये आपने सुना होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नाम सुना है? टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर। कर्क रेखा, नाम सुना है कर्क रेखा का? अगर कर्क यस रेखा सर। को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, आपको पता चलेगा ये भारत के एकदम बीचों बीच से ही गुजरती है। कहां से गुजरती है? भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भारत के एकदम एग्जैक्टली बीचों बीच से होते होकर गुजरती है। अभी बीचों बीच से होकर गुजरती है तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन भी बनाएगी ये, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन भी बनाएगी। अब इसी के आधार पर हमें देखना है कि ये जो पार्टिकुलर दो लाइनें हैं, एक तो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और दूसरी लाइन है आईएसटी। क्या है? आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड लाइन। ठीक है, इसे भारतीय मानक समय कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय। सर अपने यहाँ मानक। दो टाइम चलते हैं ना? हाँ, पहले चला करते एट्टी थे, टू अब नहीं। पॉइंट पहले चला करते थे, अब नहीं। हाँ, 1947 तक थे। यस सर। ये अमन बोल रहा है ना, अमन? यस सर, यस सर। हाँ, अमन, 1947 तक भारत में दो टाइम जोन चला करते थे, क्योंकि जो दूसरा टाइम जोन था वो था टी टाइम जोन। टी टाइम यस। जोन, टी टाइम जोन मतलब होते चाय के बागान। एक्चुअली यस अंग्रेज सर। बड़े मुंबई भाषा में कहते हैं शाणे। हम्म। अंग्रेज लोग बड़े शाणे थे, ठीक है। अब क्या था कि उन्हें मालूम है कि प्रोडक्टिविटी आवर्स या वर्कफोर्स के, ठीक है, 2-4 घंटे बर्बाद हो रहे हैं। तो उन्होंने असम और दार्जिलिंग वालों के लिए अलग टाइम जोन बनाया था। अलग टाइम जोन, क्योंकि आप देखेंगे कि भारत का पूर्वी और जो पश्चिमी है उसके बीच में एग्जैक्टली 30 डिग्री का डिफरेंस नजर आता है, जो करीब करीब 2 घंटे का डिफरेंस क्रिएट करता है। अभी 2 घंटे का डिफरेंस जो है कहीं ना कहीं वर्क फोर्स या वर्क प्रोडक्टिविटी जो होता है उस पर भी प्रभाव डालता है। कुछ राज्यों के जो बाशिंदे हैं वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जल्दी दिन निकल जाता है। कुछ राज्यों के बाशिंदों के यहाँ बहुत देर से समय या देर से दिन होता है, तो जब तक वो उठ जाते हैं उनके उनके बीच में 2 घंटे का टाइम होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि कहीं जल्दी रात हो जाती है, कहीं देर से रात होती है। तो इस वर्क फोर्स का और खासकर प्रोडक्टिविटी का लेवल भी समझा जाता है। तो अंग्रेजों ने इस आधार पे चाय बागान टाइम जोन स्टार्ट किया था, जो असम में और दार्जिलिंग के लिए बहुत सुटेबल हुआ करता था। फिर जब देश आजाद हुआ तो उन्हें लगा कि नहीं भाई, भारत में एक ही टाइम होना चाहिए, वो इलाहाबाद से गुजरेगा 82 पॉइंट, ठीक है, हाफ ले लीजिए, 82.5 डिग्री का ले लीजिए, वो इनफ रहने वाला है। तो इस आधार पर चीजें यस आगे सर। बढ़ती चली गई और कुछ नहीं था, ठीक है। अब लेकिन सवाल थोड़े बदल गए हैं। कर्क रेखा, जैसे कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि मकर रेखा, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, वो हमारे किसी काम की नहीं है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। लेकिन कर्क रेखा हमारे काम की है। कारण यह है कि कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजर रही है, बिल्कुल बीचों बीच। एग्जैक्टली 2 बराबर भागों में इसने बांट दिया है। अब 2 बराबर भागों में बांट दिया है तो हमें यह पता होता है कि जो 23 डिग्री से नीचे वाला पर्टिकुलर एरिया है, इसे जनरली हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं, ठीक है। ये पूरे का पूरा एरिया कैसा है? ट्रॉपिकल एरिया है, जिसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की कोई विशेषता बता दो आप।
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की कोई विशेषता है? जिसके आजू बाजू समुद्र लगे हों। क्या बात है भाई, ठीक है। और बताओ। अरे कुछ और विशेषता भी है क्या? सर किरण, टेम्परेचर हाई होता है। खेती बाड़ी होती हो और शायद। और, टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, हाँ और थ्रू लेवल। आउट द ईयर होता है, और इसे हम हाई भी कह सकते हैं, ठीक है। ग्रेट है। मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास का पूरे साल भर का तापमान है। और कोई इसकी विशेषता? सर, यहाँ पे ओशियन क्लाइमेट होती है। देखो, एक बात ध्यान से रखनी, समझ लेना अच्छी चीजों के लिए, मतलब अच्छी तरह समझ लेना। ये जो कोस्टल एरियाज है, ठीक है, ये जो कोस्टल एरिया आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, इस तटीय क्षेत्र पर आपको कहीं ना कहीं महासागरीय जलवायु का प्रभाव दिखाई देगा। इस तटीय क्षेत्र यस। पर कहीं ना कहीं महासागरीय जलवायु का प्रभाव दिखाई देगा, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर एरिया का, ठीक है, जो भी जलवायु होगा वो मॉडरेट होगा। हम्म। क्या होगा? मॉडरेट होगा। मॉडरेट का मतलब होता है टेम्परेचर यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। ना तो यहाँ विंटर्स होने वाली है, ना यहाँ एक्सट्रीम समर होने वाला है, ना ही यहाँ स्प्रिंग दिखने वाला है, ना ही ये, ठीक है, बसंत दिखने वाला है, मतलब स्प्रिंग और जो दूसरा होता है ओटम, ठीक है, ना ही वो दिखने वाला है। यानी कि यहाँ साल भर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। क्या रहता है? साल भर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। अब ये जो अंदर का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला पार्टिकुलर एरिया, ये अपने आप में बहुत सारे वैरायटी लेके घूम रहा है, बहुत सारे भौगोलिक विशेषताएं इसके पास है। कभी कभी ये महाद्वीपीय जलवायु को भी, ठीक है, महसूस करता है, और यहाँ महाद्वीपीय जलवायु भी होती है, क्योंकि समुद्र से जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे महाद्वीपीय जलवायु हावी हो जाती है। इस बात को आप याद रखेंगे। जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया का समुद्र से दूरी बढ़ेगा तो वहां पर जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु हावी हो जाएगी। चलिए, एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब फिर से हम आते हैं इस पे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पर। आप देखेंगे रेनफॉल तो यहाँ पर पूरे साल भर होती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे नो सीजन। क्या सीजन्स नहीं होते यहाँ पर? मौसम वगैरह नहीं होता है यहाँ पर। साल भर एक जैसा होता है। जैसे अपन लोगों को सर्दी आती है तो फिर जैकेट खरीदो, मोटे मोटे कपड़े खरीदो, ये खरीदो वो खरीदो। यहाँ ये झंझट नहीं है भाई। यहाँ सिंपल सा फंडा है, कॉटन के कपड़े होने चाहिए, व्हाइट वाले। आप देखोगे मैक्सिमम लोग यहाँ व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, लुंगी होगा, ठीक है, शर्ट होगा व्हाइट वाला, है ना। अच्छा, व्हाइट कपड़े पहनने के पीछे का पर्पज बता सकता है कोई? क्या उद्देश्य रहा होगा? सर टेम्परेचर मायने रखती है वहाँ की। देखो, जो सफेद कपड़े होते हैं ना वो रिफ्लेक्शन कर देते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं सनरेज से, है ना। अब जो डार्क कपड़े होते हैं, जैसे मैंने ब्लैक पहना हुआ है, अगर मैं सर अभी चलता हूँ ना बाहर, तो ये क्या हीट एब्जॉर्ब करता है, गर्मी लगेगा, गर्मी बढ़ेगा। और कोई बेवकूफी होगा जो गर्मी वाले क्षेत्रों के अंदर डार्क कलर के कपड़े पहन के घूम रहा है। ये डार्क कलर के कपड़े तो सर्दी में पहने जाते हैं ताकि हीट को एब्जॉर्ब करे और फिर आपको गर्मी महसूस हो। और सफेद कपड़े पहने जाते हैं, रिफ्लेक्शन होता है, गर्मी से बचते हैं, आराम मिलता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की विशेषताएं हैं। अब इससे जो ऊपर का पार्ट आप देखेंगे, करीब करीब 30 डिग्री तक, कहां तक? 30 डिग्री तक, ये आपको दिखाई देगा सब ट्रॉपिकल। क्या है ये? सब ट्रॉपिकल, ठीक। कौन से क्षेत्र में दिखाई देगा? सब ट्रॉपिकल दिखाई देगा, उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। अब इसकी एक विशेषता ये है कि यहाँ पर मौसम होते हैं। क्या होते हैं? मौसम होते हैं। एक बरस के मौसम चार। आप जानते हैं मौसम कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये मौसम होते हैं। इसके अलावा इसके आंतरिक भागों में महाद्वीपीय जलवायु भी देखने को मिलती है, जैसे कि दिल्ली, बागपत, हिमालय का प्रभाव भी नजर आता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं टॉपिक आंसर पे नहीं आ रहा, लेकिन इसके प्रभाव बता रहा हूँ कि भारत को जो बीचों बीच से जाता है तो इसके उत्तर में और इसके दक्षिण में कैसी जलवायु पाई जाती है। दक्षिण में आपने देखा कि यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु है जो अपनी एक अलग विशेषता लेकर रखती है। इसके उत्तर में एक अलग जलवायु पाई जाती है जो अलग विशेषताओं से भरी हुई है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है कि सारी की सारी जलवायु कहीं ना कहीं मानसून से प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है? मानसून से। तो इस पूरे भारत की जलवायु को मानसून के साथ जोड़ दिया जाता है कि जिसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही यस है? सर। ठीक है। अब फिर से आते हैं कर्क रेखा पर, क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है और ये कुछ राज्य हैं।
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये बड़ा सा एक फंडा, बड़ा सीधा सा सवाल है कि भारतीय कितने राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए, भारत के 8 राज्यों से होकर ही गुजर रही है, लेकिन यहाँ पढ़ने वाली क्या चीजें हैं जो हम यहाँ से पढ़ सकते हैं? ठीक है, पढ़ने वाली चीजें ये हैं कि यहाँ से लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमें निकालने हैं। कौन से क्वेश्चन निकालने हैं? लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से निकालने हैं। अब लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? अगर ये कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है, ठीक है, कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है, तो इसको ये बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से जहां से पास ऑन हो रही है, हमें इस बात का ध्यान रखना है और अच्छे से ख्याल भी रखना है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, इसके नियर बाय कौन कौन सी चीजें हमें याद रखनी है जो आपके एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पहला है सिटीज। कौन सा है दोस्तों? सिटीज। सिटीज का मतलब शहर। और तीसरा आता है टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेटलैंड। ठीक है, क्या है? वेटलैंड। और दूसरा है रिवर, और फिर है लेक। आपका यूपीएससी हाल ही में जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो टाइगर रिजर्व को लेकर पूछ रहा है, लेक्स को लेकर पूछ रहा है। जैसे हाल ही में उसने पूछा कि कंवर लेक कहां पर है? कहां पर है? कंवर लेक बिहार में है। और कंवर लेक, ठीक है, किस नदी के द्वारा अपना जल प्राप्त करती है? तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें बूढ़ी गंडक है गंडक है, बूढ़ी गंडक है, उसके मिलन से कंवर लेक में पानी मिलता है। अभी जो कंवर लेक है, ये एक ऑक्सबो लेक है। देखो कहां से डिटेल से क्वेश्चन पूछा है, और अक्सर मैं क्लास में पढ़ा बताता भी हूँ कि हम अगर ये कर्क रेखा पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इस कर्क रेखा को हमने ऐसे नहीं पढ़ना कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है। हमें हर पर्टिकुलर स्टेट को लेना है, और हर पर्टिकुलर स्टेट को लेकर हमें ये देखना है कि इसके अगल बगल क्या है। लेकिन जैसे हमने और डिटेल स्टडी किया तो हमें पता चला कि हमें इसके अलावा ये भी डिस्कस करना पड़ेगा कि यहाँ पर प्लेट्यू कौन कौन से हैं। क्या है? प्लेट्यू कौन कौन से? प्लेट्यू का मतलब क्या होता है? पठार। दूसरा, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं जिसे हिल्स कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमें यह भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर रेंजेस कौन कौन सी हैं, यानी श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? यस सर। सोचो कि पढ़ने का तरीका कितना बदल रहा है, डायनेमिकली है यार। ये इसे आप ये नहीं पढ़ सकते कि भाई हमने ये 8 राज्य याद कर लिए इनफ हो जाता है, नहीं भाई। आपको इन 8 राज्यों के आधार पर ये चेक करना पड़ेगा। थोड़ा और डिटेल करते हैं, थोड़ा और अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि मुसीबतें हमारी और बढ़ने वाली हैं। मुसीबतें हमारी और बढ़ने वाली हैं, और ये मुसीबतें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि ये सारी की सारी चीजें आपको इस आधार पे पढ़नी है कि या तो नॉर्थ की तरफ वो जा रहा है या साउथ की तरफ जा रहा है। आप सर पकड़ लो अपना, ठीक है, अब सर पकड़ लो कि भाई ये भी याद करना पड़ेगा कि नॉर्थ में है या साउथ में है। बात समझ में आ रही है कि अब ये नॉर्थ में है साउथ में, इस आधार में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे में पिछले साल की बात है, क्वेश्चन पूछा गया मुंद्रा पोर्ट का। क्या क्वेश्चन पूछा गया? मुंद्रा पोर्ट का। याद है मुंद्रा पोर्ट का क्वेश्चन आपको कुछ? हेलो? यस देखो सर। तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, तो मैं एक चीज दिखाता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ मैं तुम्हें। हम्म, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? पश्चिम, 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 पश्चिम। हम्म, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, ध्यान से देखना है वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया इस वाले साइड, देखो पार्टिकुलर स्टेट से। एक क्वेश्चन था मुद्रा पोर्ट वाला। कौन सा क्वेश्चन था? मुद्रा पोर्ट। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कर्क रेखा को ध्यान से देखेंगे, तो कर्क रेखा के बिल्कुल बिल्कुल नीचे आप देखेंगे मुद्रा पोर्ट आपको दिखाई देगा, बिल्कुल नीचे, गल्फ ऑफ कच्छ में। लोकेशन आइडेंटिफाई करो कि उसके नॉर्थ में जा रहा है, उसके साउथ में जा रहा है। तो ये चीज बड़े ध्यान से समझनी और देखनी है कि किस तरह से चीजों को आइडेंटिफाई करना है, एक एक क्वेश्चन। तो इसलिए लास्ट में जब सर पढ़ा रहा था, सर डेमो वगैरह क्लास में, तो मैंने आपको बताया भी था कि ये रेखा नहीं है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जो बहुत सारी चीजों के साथ क्रॉस होके जाती है, बहुत सारी चीजों के साथ क्रॉस होके जाती है। अभी हाल ही में जैसे क्वेश्चन बना था, वो ये था कि कैन बेतवा इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है एक। क्या है? कैन बेतवा इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है।
अभी जो कैन बेतवा इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है, आप इसको देखेंगे कि बेतवा जहां से शुरू होता है ये प्रोजेक्ट, वहां पर पन्ना टाइगर रिजर्व है। कहाँ है? पन्ना टाइगर रिजर्व है। अब ये जो पर्टिकुलर जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जा रहा है, यहाँ कई सारी चीजें प्लेस करती हैं, बहुत बड़ी चीजें प्लेस करती हैं। तो यही हमें आइडेंटिफाई करना है, और यही आज के समय की तैयारी का सूत्र है कि आप कितनी सटीक जानकारी अपने पास लेके बैठे हुए हैं और कितना अच्छा आपका मैपिंग है, लोकेशन को कितना अच्छा आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि एक अधिकारी, आईएएस अधिकारी जब कहीं जाएगा तो उसे ये तो पता हो कि हाँ भाई तेरे पर्टिकुलर एरिया में ये चल रहा है, ये लोकेशन है। वरना तो आप नागालैंड को तेलंगाना बना दोगे और तेलंगाना को नागालैंड बना दोगे। ठीक। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमें पढ़नी है इसमें, कैसे कैसे नॉर्थ है, कैसे साउथ है, इस चीज को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है। अब इस बात को भी ध्यान से देखना कि जो कर्क रेखा है, अच्छा मुझे बता दीजिए कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से होकर गुजरता है? देखें, तुम लॉजिक लगाओ। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कौन, मतलब दुनिया के कौन कौन से महाद्वीपों से होकर गुजरता है? सर एक तो नॉर्थ अमेरिका से गुजरता है, ठीक है। अफ्रीका से, ठीक है। और फिर उसके बाद एशिया से। ठीक है। हो गया महाद्वीप हो गया। 3। एग्जैक्टली। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो भारत दुनिया के 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है ये, समझ रहे हो अमन और नितिन? अच्छा नितिन, मुझे लग रहा है कि एक महाद्वीप और ऐड करना चाहता है। नितिन कौन सा है चौथा महाद्वीप? मेरे अकॉर्डिंग तो अब तो नहीं है सर। नहीं, मैं नितिन से पूछना चाहता हूँ, नितिन और अमन। बिल्कुल सही जवाब दिया। ठीक है, एग्जैक्टली अगर हम इसको चीज को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि ये कितना बड़ा रोल प्लेस करता है, कितना बड़ा रोल प्लेस। और ये जो चीज आप देख रहे हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा, अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, कर्क रेखा भारत में आने से पहले और किस किस देश में जाती है या किस किस देश से होकर गुजरती है? भारत के बाद ये किस किस देश से होकर गुजरती है, ये भी आपको देखना है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन को देखना है। फॉर एग्जाम्पल यहां से दिख रहा है सभी को, लिखना, लिखूं तो मैं यहाँ पर, आप देखोगे बीएनजी यानी कि बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान। इधर आएंगे तो आपको पता चलेगा सऊदी, यूएई, ये देश यहां से गुजरते हैं। और मैं ओमान भी कह दूं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ओमान। ठीक। तो कितने देश होके जा रहे हैं? इंडिया से पहले कौन कौन से देशों से होकर जाती है? सऊदी, यूएई, ओमान। और इंडिया के बाद आप देखेंगे बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान। सीधा क्वेश्चन है यूपीएससी लेवल में, पूछ लेगा भाई बताइए भारत में कर्क रेखा के एंटर करने से पहले कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल। ठीक है, ज्यादा करेगा तो सऊदी से पहले इजिप्ट पहुंचा पहुंचा देगा, लीबिया पहुंचा देगा, माली पहुंचा देगा, ठीक है, मोरिटियाना पहुंचा देगा, अल्जीरिया पहुंचा देगा, नाइजर पहुंचा देगा। ठीक है, ये बेसिक से क्वेश्चन पहुंचा देगा वो वेस्टर्न, ठीक है, सहारा कंट्री में चला जाएगा। लेकिन वो अफ्रीका वाले देशों में हो गया। लेकिन एशियन कंटेक्स्ट में पूछेगा तो आपको ये याद रखना है कि भारत में कर्क रेखा के आने से पहले कर्क रेखा सऊदी अरब, यूएई और ओमान से होकर गुजरती है। ये सीक्वेंस है पूरा जो बता रहा हूँ। उसके बाद भारत के बाद वो बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान में जाकर वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद फिर से वो नॉर्थ अमेरिका में चली जाती है।